Good morning everyone, hope so that you all are fine at your house. So today we are going to start with our chapter number 5, Early Empire. So सबसे पहले हम उसकी ग्लॉसरी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे पूरे चैप्टर के बारे में देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आएगा और कैसे आएगा. So starting with the glossary portion, the first one is prowess. मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी, योर एबिलिटी स्पेशल इन द कॉम्बैट और द बैटल. मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा ब्रेव होता है और उनकी जो एबिलिटीज होती है कोई भी बैटल में दिख जाती है, दे आर नोन एज एन प्राउस. नेक्स्ट वन इज एन गंगा संगना. गाना संघा मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय, यहाँ पर पावर जो है वो एक्सरसाइज होता है बाय द इलेक्टेड शेफ. एंड इन द एंशिएंट रिपब्लिक पावर्स वाज एन एक्सरसाइज बाय द ग्रुप ऑफ द इलेक्टेड पीपल्स. सो पहले क्या था कि पहले जो थे वो एंशिएंट रिपब्लिक्स में द पावर जो था वो ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल से होता था, बट नो, हियर एवरीवन आर बीन इलेक्टिंग. दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट वन इज मोनार्ची, जिसके अंदर सुप्रीम पावर और सोवर्जिनिटी जो है वो एक सिंगल पर्सन के पास होती है. नेक्स्ट वन इज टैक्स, मीन्स द शेयर ऑफ द प्रोड्यूस और द लेबर एक्सट्रैक्टेड बाय द स्टेट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, ऑफन दो बाय द फोर्सिबल मीन्स. मतलब कि कोई भी, अब अगर आप कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो स्टेट के अंदर तो उसका आपको टैक्स पे करना है, लेकिन अगर आप उसे नहीं कर रहे हो तो उसे फोर्सफुली ले लिया जाए, दैट इज द टैक्स. गिल्ड का मतलब है कि एसोसिएशन ऑफ द ग्राफ्ट पर्संस और मर्चेंट्स जो कि परस्यूइंग द सेम ट्रेड और द ऑक्यूपेशन. मतलब कि ऐसे क्राफ्ट पर्सन या मर्चेंट्स जो कि सेम ऑक्यूपेशन या सेम ट्रेड को परस्यू करते हो, मतलब कि करते हो. नेक्स्ट वन इज एन पार्टिसाइड, जिसका मतलब है कि द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, किसी के फादर को मार देना. ग्रामीणी का मतलब है हेडमैन. सो नाउ वी विल बी मूविंग टू द चैप्टर अर्ली एम्पायर्स. इन चैप्टर नंबर 5 अर्ली एम्पायर, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जनपदास एंड महाजनपदास, टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, मोनार्चीज एंड जनसंघास, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड सोसाइटी, एंड वी विल स्टडी अबाउट द केस स्टडी ऑफ एन मगधना एंड वाजी. यहाँ पर हिस्ट्री मेकर के अंदर हमारे पाणिनि के बारे में दिया गया है. वॉज एन ग्रामीणियन इन एन एंशियंट इंडिया 5th century और 4th century BCE में. His अष्टाध्यायी is the oldest surviving work on the संस्कृत ग्रामर. उनकी जो अष्टाध्यायी है वो जो है वो संस्कृत ग्रामर की सबसे पुरानी बुक है. एंड इट सम्स अप द रूलर्स ऑफ द इंग्लिश संस्कृत ग्रामर इन 3996 सूत्रस और हाईली कंप्रेस्ड और कंडेंस्ड स्टेटमेंट्स. वो आके बहुत ही ज्यादा हाईली लैंग्वेज के हैं और टोटल कितने सूत्रस है 3996, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 4000. बस 4 कम है, बाकी 4000 ही है. जनपदास एंड महाजनपदास. मूविंग ओवर हियर, सबसे पहले हम उसे 4 वे में यहाँ पर डिवाइड किया गया है. सबसे पहला है राइज ऑफ मोनार्चीज एंड रिपब्लिक्स. सो मगध जो था वो एमर्ज हुआ था एज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा. इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द आयरन एंड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजीज लाइक पैडी ट्रांसप्लांट्स. इंक्रीज इन द ट्रेड, क्योंकि फॉर्मल मर्चेंट ग्लेड्स हो रहे थे, फॉर्मेशन मतलब कि एक ही टाइप का चीजें बेच रहे थे. एंड एमर्जेंस ऑफ द सी पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट. एंड रिलीजियस चेंजेस क्या हुए थे कि वर्ना सिस्टम एंड राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. यहाँ पर हमें टाइमलाइन में दिखाया गया है कि 600 BCE में राइज ऑफ द मोनार्चीज एंड किंगडम्स हुआ और 544 BCE में बिमलसेरा ऑफ हरियाणा का डायनेस्टी एसेंट्स द थ्रोन ऑफ द मगध. वहां पर मगध का थ्रोन जो एसेंट किया था. एंड 493 के अंदर अजस्त शत्रु एसेंट द थ्रोन ऑफ मगध. मूविंग टू द चैप्टर. In chapter number 4, we read how the early Vedic period the Rajans were chosen by the Janas. मतलब कि लोग कैसे अपने राजन को चूज करते हैं वो हमने ऑलरेडी चैप्टर 4 में देखा.
बट अराउंड 600 BCE चेंजेस आने लग गए फिर से. सो द चेंजेस टुक प्लेस इन द मैनर ऑफ दिस राजास वर चूजन. तो अभी ये राजा कैसे चूज करना है उसमें चेंज आया. Some men now became राजन्स by displaying their military powers. मतलब कि अपने मिलिट्री पावर्स को डिस्प्ले करने से वो राजा बन जाते हैं, या तो फिर बहुत सारे अपने सब्जेक्ट्स को मतलब कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की वजह से बन रहे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े सेक्रीफाइस करके भी बन रहे हैं राजा. सो द मोस्ट कॉमन सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड बाय द पावरफुल किंग वाज एन अश्वमेघ सेक्रीफाइस और द हॉर्स सेक्रीफाइस. मतलब कि वो हॉर्स का सेक्रीफाइस करते थे, वो सबसे बड़ा और कॉमन सेक्रीफाइस था. यहाँ पर अश्वमेघ या हॉर्स सेक्रीफाइस क्या है वो हमें दिखाया गया है. द अश्वमेघ और द हॉर्स सेक्रीफाइस वाज एन इम्पोर्टेंट रॉयल रिचुअल मेंशन इन द वैदिक टेक्स्ट. और ये जो कंडक्ट कौन करता है, ये कोई किंग कंडक्ट करता है अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाने के लिए. वो एक हॉर्स को खुला छोड़ देता है कि वो 1 साल तक घूमेगा, जहां भी घूमना हो उससे बात वो घूमेगा. अगर वो हॉर्स किसी भी किंगडम में चला गया और wandered into the kingdom of the other kings, दूसरे के किंगडम में चला गया और वहां पर वो रुक गया, जिस भी किंगडम में वो रुका है तो वहां पर वो राजा जाकर क्या करेगा कि they have to fight the king whose horse been stopped. मतलब वो जिस राज्य में जाकर रुका उस राज्य के साथ उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, और अगर हॉर्स को वो आने देते हैं वापस तो वो हॉर्स तो वो मतलब वो राजा सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया, और अगर वो वहां पर लड़ाई करता है और जीत जाता है तो भी वो उसे मिलता है. तो ये जो सेक्रीफाइस है ना, इट इज इसके लिए फिर राजा को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे किंग्स उन्हें गिफ्ट भेजते हैं, और उनकी जो चीफ क्वीन होती है या महिषी हम लोग कहते हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस रिचुअल में. Janapadas and Mahajanapadas. The king who performed this big sacrifice gradually came to recognize as the king of the Japanas, और you can say Janas. मतलब कि उन्हें ही किंग बनाया जाता था फिर लोगों का. Janapadas were literally the foothold of the Janas. मतलब कि टेरिटरी, मतलब जहाँ पर लोग सेटल्ड है वहाँ का ही वो लोग किंग बनेंगे. So as the Janas became identified with the particular territories, Rajans of the Janas became the king or the kingdoms of the Mahajanapadas. धीरे धीरे उन लोगों को पता चल गया कि कौन हमारे फेवर में है कौन नहीं है. धीरे धीरे वो लोग उस हिसाब से अपने राजाओं को चूज करना शुरू कर दिया था. There were several Japanas named after the tribes of the Janas who lived there. जो लोग वहाँ पर रहते थे उसी के हिसाब से बहुत सारों का तो नाम है. By 600 BCE बहुत सारे जापदास have became and bigger and more powerful. धीरे धीरे क्या होता है कि वो ज्यादा पावरफुल बनते जाते हैं, राइट. वो धीरे धीरे पावरफुल बनते जाते हैं. They evolved into a larger political entitles known as the Mahajanapadas or the Great Kingdoms. अभी जापदास जो है उससे भी ग्रेट अगर हो that is Mahajanapadas और you can say the Great Kingdoms. इसलिए सब लोग पॉलिटिकली धीरे धीरे उसमें घुसते जा रहे थे. Ancient Buddhist text हमें ये भी बताती है कि 16 ग्रेट किंगडम्स थे. There were 16 ग्रेट किंगडम्स और रिपब्लिक्स और महाजनपदास जो कि नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में अराउंड 500 BC में थे. टोटल कितने महाजनपदास थे? 16. सो दिस वेर कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट स्टेट्स ऑफ द इंडिया. ये अर्लीस्ट स्टेट्स है वहाँ के. हम लोग अगर मैं 16 के नाम लूँ तो वो है काशी, कोसला, अंगा, मगध, विदया, माला, चेदी, वास्ता, कुरु, पंचाल, मत्साई, सुरसेना, अस्माका, अवंती, गंधार एंड कॉम्बोज. सो ये जो सारे ये महाजनपदास है, और 4 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पर, और वो थे मगध, वत्स, अवंती एंड कोशला. बट विद इन 200 ईयर्स 200 सालों में मगध जो था वो ओवरटेकन था बाय ऑल ऑफ दी 3. बाकी के तीनों ने मगध को भी ले लिया. सो देयर वेर ओनली 3 एट द लास्ट. So now when we are moving to the types of the government, तो गवर्नमेंट की टाइप्स कौन सी थी? तो सम ऑफ द महाजनपदास वे रिपब्लिक और गणना संघर्ष, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करना
जिसके अंदर जो पावर जो है वो इलेक्टेड चीफ के पास एक्सरसाइज होती हो, जहाँ पे वो काउंसिल के जो डिसाइड करते हैं उसी के पास पावर रहती है। द रिपब्लिक ऑफ वाजी और विरजी वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच एज एन कोसला एंड मगध वेर एन मोनार्चीज। कोसला और मगध थे वो कैसे थे? मोनार्चीज थे, क्योंकि वहां पे किंग हुआ करते थे। बट वेर एज वाजी और वेजी की बात होती है तो वो थे गाना संघ थे। Now when we are talking about the monarchies, monarchies का मतलब है कि the monarchical महाजनपदास were ruled, वो किससे रूल किए जाते हैं? by individual king, मतलब कि वो कोई भी एक किंग से ही रूल किया जाता है। Many of the kings of the महाजनपदास became very powerful and monarchy became the dominant from state and government, मतलब कि धीरे धीरे जो जो किंग्स थे वो सारे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते गए। किंगशिप वॉज हेरिडेटरी, उस टाइम पर किंगशिप जो थी वो कैसी हो गई थी? हेरिडेटरी, कि अगर कोई किंग मर जाता है तो उनके बेटे को ही वो कुर्सी मिलेगी, अगर वो उस पोजीशन के लिए उसके अंदर एबिलिटी है भी या नहीं, बट देन ऑल्सो इट विल बी गेट टू देम ओनली। द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड द किंगडम एंड बिकेम द किंग आफ्टर द फादर, मतलब कि एल्डेस्ट सन मतलब कि सबसे बड़ा सन फादर जाने के बाद वही किंग बनता है। द किंग केम टू सिंबलाइज द स्टेट, मतलब कि किंग का पूरा स्टेट होता जा रहा था। He had an absolute powers and was regarded as the protector of the society and dharma, मतलब कि ऐसा माना जाता था कि उसी के पास सारे पावर्स हैं और वही एक है उनकी पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेगा, उनके धर्म को प्रोटेक्ट करेगा। He was assisted by an आत्मीयस और ऑफिशियल मिनिस्टर्स while governing, मतलब कि वो जब भी उसे रूल करता है तो उनकी एक सभा होती है जिनके अंदर उनके आत्मीयस या उनके मिनिस्टर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं डिसीजन लेने के लिए। बट अल्टीमेट डिसीजन इज ओनली एंड ओनली ऑफ द किंग बाय द सेनापति while conquering the other lands and fightings, जब दूसरे देशों पर या दूसरे स्टेट्स पर अगर वो चढ़ाई करते हैं तो उनके पास सेनापति होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं फाइट करने के लिए, जिनकी पास पूरी सेना होती है, और पुरोहिता जो कि रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज फुलफिल करने में हेल्पफुल करते हैं। पावरफुल किंग नीड स्टैंडिंग आर्मीज, मतलब कि परमानेंट आर्मीज जो हर बार उनके स्टेट में रहती है, ये उन्हें चाहिए ही क्योंकि उन्हें दूसरे टेरिटरीज को कॉन्कर करना होता है और वेरेज अपने भी किंगडम को मेंटेन करना होता है। सो दिस वाज बीन रियली वेरी नेसेसरी। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि सोल्जर्स को उनकी सैलरीज मिलती रहती है पूरे साल की। एंड सम पेमेंट्स वेर इन कैश, ऑब्वियसली नॉट इन एन पेपर मनी that we used today but in punched mark coins, उस टाइम पर वो कैश में ही पे करते थे और उनके पास पेपर मनी नहीं था जैसे हमारे पास अभी नोट्स है, इसलिए वो पंच मार्क्ड कॉइन्स देते थे। यहाँ पे हमें मगध का पंच्ड मार्क कॉइन दिखाया गया है 6th सेंचुरी का। Where did the money for the payment of the salaries came from? अभी राजा के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि वो सबकी सैलरी पे कर पाए? So the king की जो इनकम होती थी वो थी टैक्स, क्योंकि वो क्या करते थे कि टैक्स जो उनके पास आता है कि वो जो नॉर्मल पीपल के पास कुछ भी चीज वो बेचते हैं तो उनके पास से वो टैक्स लेते हैं, तो टैक्स के जो पैसे हैं उनसे वो सोल्जर्स को पे करते हैं, अपनी आर्मी को मेंटेन करते हैं, रोड्स बनाते हैं और बाकी सारी वेलफेयर एक्टिविटीज भी करते थे। Now moving to the next one, which is republics or you can say Gana Sangh. As mentioned in the Mahajanpadas, the king, महाजनपदास कौन से? उनके किंगडम्स थे, उनके राज्य थे जो एक किंग रूल करता है, और बाकी के जो गानाज है या गाना राज्यस है तो उन्हें हम टर्म करते हैं एज एन रिपब्लिक्स, मतलब कि ऐसे स्टेट जिसमें लोग रहते हैं एंड यूजुअली मेल हेड्स ऑफ द पर्टिकुलर फैमिलीज मेड ऑल द डिसीजंस टुगेदर, मतलब सारे घर के जो मेन हेड होते हैं वो मिलकर डिसीजंस लेते हैं। मीटिंग सेवरल टाइम्स इन द असेंबली हॉल्स दैट वर नोन एज एन गानास, मतलब कि वो असेंबली हॉल में बार बार मिलते रहते हैं और उनमें से वहां पर मिलकर फिर वो डिसाइड करते हैं दैट व्हाट वी हैव टू डू फॉर द क्षत्रिय फैमिलीज हु ओव्ड मोस्ट ऑफ द लैंड्स ऑफ द गाना संघास वेर द वन हु एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स इन दिस रिपब्लिक्स, मतलब जो क्षत्रिय थे जिनके पास मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों की जमीनें गिरवी पड़ी रहती थी पैसों की वजह से, तो वो ही मोस्ट प्रोबेबली डिसीजंस लेते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किसके लिए क्या बेहतर है।
Thus, a republication margin padas was being ruled by the people or rather than the single individual. मतलब कि कोई एक उसे रूल नहीं कर रहा था, पूरे का पूरा एक ग्रुप ही उसे रूल कर रहा था. All the kingdoms and the Gansangas as had and larger capital cities. Some of these cities were fortified by the massive brick walls to provide protections from the raids and investors. मतलब कि क्या होता था कि अभी जो है सारे किंगडम्स या सारे भी ऐसे छोटे छोटे रिपब्लिक्स थे, उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता था एक लार्ज कैपिटल में. मतलब कि पूरे के पूरे सिटी के आर पार ब्रिक्स की बनी हुई दीवार बनाई जाती थी ताकि कभी भी कोई भी लड़ाई हो तो डायरेक्ट लोगों तक ना पहुंचे. So let's skip till here today. Means in our next lecture, next video we will start from the agriculture. So thank you everyone and have a nice day.